हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। फिर से प्रकाश पढ़ रहे थे हम लोग, समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। आज बारी है गोलीय दर्पण की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा अवतल, दूसरा होगा उत्तल। ठीक, कैसे होते हैं अवतल और उत्तल? अवतल होता है कुछ इस टाइप का, उत्तल होता है कुछ इस टाइप का। ये जो डॉट डॉट लगा इसका मतलब क्या है? मतलब पेंटिंग इस साइड से हुई, जिधर डॉट डॉट लगाया गया है उस साइड से पेंटिंग याद है ना? धातु का लेप, उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप, एक तरफ पेंटिंग लगाते हैं तभी वो आईने की तरह, दर्पण की तरह कार्य करता है। समतल दर्पण भी याद कर लो। समतल दर्पण कुछ ऐसा दिखाते हैं, कॉपी पर, बुक में ऐसा दिखाते हैं। एक तरफ से उसको इस तरीके से पेंटिंग करके दिखा देते हैं, यानी दाहिने साइड पे पेंटिंग है, बाएं साइड उसका खुला तल है। चलिए, अवतल दर्पण ये हुआ, उत्तल दर्पण ये हुआ। बाएं साइड जो इसका होता है, देखो बाएं साइड पेंटिंग नहीं है तो बाएं साइड से ही प्रकाश डाला जाएगा। ठीक, इसमें भी देखो बाएं साइड पेंटिंग नहीं, दाहिने साइड पेंटिंग है, तो जिधर पेंटिंग है उधर से कुछ नहीं होता, जिधर पेंटिंग नहीं है उस साइड से प्रकाश डाला जाता है। ठीक, इधर भी ऐसे ही बात। अब बात आती है कैसे अवतल कैसे उत्तल याद रखेंगे, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि इसको बोलो अवतल उत्तल। तो जरा ध्यान दो, जब अवतल बोलते हो तो मुंह खुला रहता है। देखो इधर देखो, अवतल 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 बोलते टाइम मुंह खुला है, मुंह खुला है, ये है अवतल दर्पण। ठीक, मुंह खुला है। उत्तल बोलो, उत्तल उत्तल बोलते टाइम देखो मुंह बंद रहता है, बंद। ठीक, ये देखो मुंह बंद है, तो ये उत्तल हुआ। जब उत्तल बोलोगे मुंह बंद रहेगा, बंद वाला जो सिरा रहता है उत्तल दर्पण का होता है। अवतल जब बोलोगे मुंह खुला रहेगा, तो खुले सिरे वाला जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। इस तरीके से याद कर सकते हो एक छोटे से फंडे के साथ। बाकी और आगे चीजें देखते हैं। अब मैंने जब समतल दर्पण बताया था तो वहां पर कहा था कि फोकस, दूरी, ये सब चीजें याद कर लो ऐसे ही। जब गोलीय दर्पण आएगा तब समझाऊंगा। आज समझो क्या होता है फोकस, दूरी और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सब क्या होता है। देखो दर्पण जब रखा जाता है तो एक रेखा खींची जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मार्कर चेंज कर लेता हूं। यह है मुख्य अक्ष। ठीक, ऐसे यहां पर भी होगा, एक समतल लाइन खींची जाती है, ये भी क्या है? मुख्य अक्ष। समझ में आया? अच्छा, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी गोले का पार्ट होता है। एक्चुअली में जो गोला होता है उसका छोटा सा पार्ट काट लिया जाता है। जैसे ये गोला है, अगर इतना पार्ट काट लो तो ये क्या बन रहा है? देखो उत्तल दर्पण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये उठा के यहां रखो, उत्तल दर्पण जैसा ही दिख रहा है। इधर से पेंटिंग लगा दो, उत्तल दर्पण बन गया। इधर से काट के निकाल लो, ये देखो अवतल दर्पण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब ये कि जो भी ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है ये किसी न किसी गोले का छोटा सा टुकड़ा होता है। अब ये गोले का टुकड़ा है तो गोले की एक कोई न कोई गोले का केंद्र होगा, होता है ना? तो ऐसे इसका भी, ये जिस गोले का पार्ट है उसका कोई न कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी वही होता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं और क्या कहते हैं इसको?
इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, ऐसे यहां पर भी है, यहां पर गोला इस साइड कहीं होगा कि नहीं होगा। इसका जो केंद्र होगा इसको भी C से प्रदर्शित करेंगे और कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक, अब सुनो अगली बात, ये जो पॉइंट होता है जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष मिलते हैं, यानी मुख्य अक्ष दर्पण को जहां काटता है, इसको बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं पोल या ध्रुव। यहां पर भी होगा ये वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे पोल या ध्रुव। जहां पर मुख्य अक्ष दर्पण को काटती है उसको, उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगली चीज, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे R से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे सेम टू सेम यहां पर भी होगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे R से प्रदर्शित करते हैं और क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है इसे F से प्रदर्शित करते हैं और इसे फोकस बिंदु कहते हैं। अभी नीचे लिख दूंगा। ऐसे यहां पर भी है, ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, इसके मध्य का जो बिंदु है इसे F से प्रदर्शित करेंगे और इसे फोकस बिंदु कहेंगे। अगली चीज, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी कहेंगे। समझ लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको अब हटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ये इधर से भी हटा दे रहा हूं, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ देखो, गोली दर्पण है, गोली दर्पण पर एक लाइन खींची जाती है तल के क्षैतिज तल पर, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। सेम टू सेम यहां पर भी एक लाइन खींचेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष जो है दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसे ध्रुव कहते हैं। यहां पर भी ठीक ध्रुव कहेंगे। ध्रुव से ये जो दर्पण है, ये जिस गोले का पार्ट है उसका जो केंद्र होगा उसको कहेंगे वक्रता केंद्र और उसे C से प्रदर्शित करेंगे। अभी नीचे लिख दे रहा हूं। ऐसे यहां पर भी C से प्रदर्शित करेंगे, वक्रता केंद्र होगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो R कहलाएगी, प्रदर्शित की जाएगी और उसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। भाई जो गोला होता है केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वही तो R होती है, वही यहां पर भी है। परिधि है ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो R से प्रदर्शित करेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब यहां पर वक्रता त्रिज्या अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक, ऐसे यहां पर भी वक्रता त्रिज्या हो गई। अगला पॉइंट, ध्रुव से जो वक्रता केंद्र है उसके मध्य की जो दूरी है, मध्य का जो बिंदु है उसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे फोकस बिंदु कहते हैं। यहां पर भी फोकस बिंदु है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य के बीच की जो दूरी है, मध्य का जो बिंदु है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। यहां पर भी है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का जो बिंदु है फोकस बिंदु, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, C क्या है, वक्रता केंद्र। R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। F कैपिटल में फोकस बिंदु, स्मॉल f फोकस दूरी, इस तरीके से। ठीक, ये कुछ चीजें होती हैं।
बाकी याद कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। अव जब बोलोगे, अवतल बोलोगे तो मुंह खुला रहेगा, तो खुले साइड है ना, खुले मुंह वाला जो दर्पण है वो अवतल है। उत्तल जब बोलोगे तो मुंह बंद रहता है, ध्यान देना। तो जो बंद मुंह वाला दर्पण है वो उत्तल है। ठीक, इस तरीके से आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, उतने पॉइंट आपने देखे होंगे। 2 पॉइंट और होते हैं, एक तो होता है V, एक होता है U। ये दोनों क्या होते हैं? देखो, ये है गोलीय दर्पण, कोई सा भी ले सकते हो, उत्तल अवतल। मैंने आपको बताया था ये मुख्य अक्ष होती है। यहां कहीं पर मान लो C है, यहां कहीं पर F है, इस तरीके से। तो पहली बात जो हमने बताया था कि एक R होता है और एक F होता है। R क्या है? वक्रता की त्रिज्या है। F क्या है? फोकस दूरी है। इन दोनों में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2, या इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F। इसको कैसे समझोगे? याद करिए, मैंने कहा था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसका मध्य का जो बिंदु होता है वो F होता है। तो दोनों के बीच का अगर पॉइंट है तो ये दूरी आधी ही तो होगी कि नहीं होगी? अब ये दूरी क्या है? फोकस दूरी है। वही यहां पर भी कहा जा रहा है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसी को उल्टा करके लिख लो, R बराबर 2F। ठीक, अब V और U की चर्चा करते हैं। ठीक, V क्या है यहां पर लिख रहा हूं, और U क्या है? जब प्रतिबिंब बनाया जाता है, अभी आगे प्रतिबिंब बनाया जाना है, चलो प्रतिबिंब जब बनाएंगे तभी देखते हैं, इसको रहने दो, इतना समझो। चलिए, गोलीय दर्पण से अब प्रतिबिंब बनाना है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ नियम सीखने पड़ेंगे हमें। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर चिन्ह का, धनात्मक और ऋणात्मक का बहुत महत्व रहेगा। अभी आगे आप चल के देखोगे, एक फार्मूला लगाओगे, है ना, जिसके बारे में अभी बता रहा था कि अभी बताया जाएगा, ये होता है। ठीक, तो ये फार्मूला जब लगाओगे तो यहां पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चिन्ह जब तक नहीं रखोगे तब तक सही आंसर नहीं आएगा, प्लस माइनस में वही रोते रहोगे। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है? प्रकाश किरण हमेशा दर्पण के बाएं तरफ से डाली जाती है। ठीक, प्रकाश किरण हमेशा और हमेशा दर्पण के बाएं तरफ से डाली जाएगी, ये फिक्स है। जैसे कि मान लो ये अवतल दर्पण आपने ले लिया, ये उत्तल दर्पण ले लिया, प्रकाश किरण हमेशा इस तरफ से डाली जाएगी, इस तरफ मतलब बाएं तरफ से हमेशा। ठीक, दूसरा क्या है? सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। सभी दूरियां यहां पर जब ऐसे खींचोगे मुख्य अक्ष, तो यहां पर ध्रुव बनेगा, तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से नापना है, इधर भी, यहीं से इधर भी, यहां से इधर भी, यहां से इधर भी, जिधर भी नापना है यहां ध्रुव से नापोगे। मतलब ध्रुव पर 0 होता है, ध्रुव से आगे बढ़ोगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक, नियम नंबर 3 क्या कहता है? प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। देखो, प्रकाश की दिशा किधर है? बाएं साइड से आ रही, बाएं से दाएं प्रकाश की दिशा है। अब ध्रुव से अगर इधर कोई दूरी नापोगे तो प्रकाश की दिशा में होगी तो धनात्मक होगी। ठीक, यहां पर भी ध्रुव से इधर जाओगे तो प्रकाश की दिशा में होगा, वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर ध्रुव से बाएं साइड आने लगो, आप इधर आ रहे हो जबकि प्रकाश इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा होगी। तो इधर जो भी दूरी नापोगे, इधर मतलब ध्रुव से बाएं तरफ, वो ऋणात्मक हो जाएगी। यहां भी ध्रुव से बाएं तरफ जो भी दूरी नापोगे वो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है प्रकाश की दिशा में जो दूरी होगी वो धनात्मक लिखी जाएगी, विपरीत दिशा में जो होगी वो ऋणात्मक लिखी जाएगी। अच्छा, आगे चौथा नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि नीचे की तरफ ऋणात्मक लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, फिर से यहां पर बना के बता दे रहा हूं।
ये मान लो अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है, इधर पेंटिंग लगी हुई है, ये मुख्य अक्ष है। मान लो यहां पर कोई वस्तु रखोगे अब इसकी लंबाई नापोगे तो मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे है, ऊपर की तरफ है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होगी वो धनात्मक ली जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। मान लो प्रतिबिंब इधर बन गया, ऐसे बन गया, तो अब प्रतिबिंब की लंबाई नापोगे तो मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हो ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक में नापोगे। यहां पर वस्तु रखे हो, ऊपर रखे हो, है ना, तो वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है तो वस्तु की लंबाई धनात्मक नापोगे। बात समझ में आई? ठीक, यानी कि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी होगा धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, प्रकाश की दिशा में धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा में ऋणात्मक, ठीक, नापी जाएंगे। और सारी दूरियां यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं यहां से नापने लगो, यहां और कहीं से नहीं, सारी दूरियां यहां से मतलब क्या, ध्रुव से नापी जाएगी। ये कुछ नियम है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, अब प्रतिबिंब बनाने में एक नियम तो आपने देख लिया, चिन्ह कैसे लेते हैं। एक चीज और देखनी है कि कोई किरण आप पास कराओगे तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रतिबिंब बनाने में यही है, इसी से प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अच्छा पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। देखो ये मुख्य अक्ष है, याद है ना, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण चलेगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी, ठीक। अवतल दर्पण की बात हुई। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखो जो मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चल रही परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी। देखो सामने से देखोगे तो लगेगा कि फोकस बिंदु से ही गुजर रही है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है, अवतल दर्पण में गुजरती है एक्चुअल में, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। समांतर ले गए थे, फोकस बिंदु से चली गई, अगर फोकस बिंदु से ले जाओगे तो समांतर चली जाएगी परावर्तन के पश्चात, ठीक। देख लो यहां पर फोकस बिंदु से आपने एक किरण गुजारी, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है, ठीक। इस तरीके से यहां पर फोकस बिंदु से आपने एक किरण लाई, है ना, ये फोकस बिंदु है तो ऐसा लग रहा है फोकस बिंदु पर आप किरण ला रहे हो, परावर्तन के पश्चात तल के समांतर निकल गई, यहां पर प्रतीत होगा, उत्तल दर्पण है। वक्रता केंद्र से, नियम नंबर 3, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अपने पथ से ही लौट जाती है। ये खास बात है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजारोगे तो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पर वापस चली जाती है। जैसे देखो ये वक्रता केंद्र है, यहां से एक किरण हमने गुजारी, यहां पर परावर्तित हुई, फिर देखो अपने ही रास्ते ये लौटकर चली जा रही है। ऐसे यहां पर भी वक्रता केंद्र से गुजार रहे हो, ये वक्रता केंद्र है, सॉरी फोकस से कर दिया मैंने, वक्रता केंद्र कर लो इसको। वक्रता केंद्र से आप कोई किरण गुजार रहे हो, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। तो प्रतिबिंब बनाने में जब कोई किरण गुजारोगे तो ये नियम काम देंगे, है ना। चलो इसको लिखो, आगे चलते हैं। चलिए अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। एक्चुअली में अलग अलग जगह पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी विशेषता बदलती जाती है, तो इसलिए पूरा चार्ट बना दिया गया है। अब एक एक करके देखिए जाइए। पहला है वस्तु की स्थिति, पहली स्थिति है जब अनंत पर रखी गई हो वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक। फोकस मतलब फोकस बिंदु जो है, एफ से प्रदर्शित करते हैं ना, कैपिटल एफ से, फोकस बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब। कैसा होता है वो, उसकी विशेषता क्या है, प्रतिबिंब की विशेषता है ये, है ना, प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक होने का मतलब क्या है, दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन जाए तो वास्तविक होता है। उल्टा बनता है, ठीक। अभी समतल दर्पण आपने देखा था सीधा बनता है, यहां पर उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। और जब बहुत छोटा बनेगा तो यम लेस देन 1, यानी यम 1 से
बहुत छोटा होगा। अगली बात करते हैं, जब अनंत और C के बीच में रखा जाए, इसको भी देखते रहिए। जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, वस्तु कहीं अनंत पर रखी है, बहुत दूर रखी है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है ये हुआ अवतल दर्पण। अब मान लो यहां पर F होगा, यहां पर C होगा। अब अनंत और C के मध्य मान लो वस्तु यहां कहीं रखी है, ये क्या हुआ C, और इधर बहुत दूर चले जाओगे तो अनंत आ जाएगा। तो अनंत और C के मध्य रखा हुआ है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F और C के मध्य, F और C के मध्य यहां पर कहीं बनता है, ठीक। उल्टा बनता है। प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक मतलब दर्पण के जिधर प्रतिबिंब वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। उल्टा मतलब देख सकते हो यहां पर, है ना, वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना, उल्टा। वस्तु से छोटा होता है, यहां पर वस्तु से छोटा होगा, पहली कंडीशन में बहुत छोटा होता है, ठीक। अभी एक बना के बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। अगर C पर रखोगे, C मतलब वक्रता केंद्र पर, यानी यहां पर रखोगे इस तरीके से, ये C हुआ, यहां पर वस्तु रख दो, ठीक। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, C पर ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ऐसे बन जाता है, उसके जस्ट नीचे बनता है, C पर ही बन जाता है। वास्तविक बनता है मतलब जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब भी बन रहा है, उल्टा नीचे की तरफ बन रहा है। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर साइज दिखाया है मैंने, ये है C, ये है F। बात समझ में आई। अगला, C और F के बीच रखा जाए, जब ये हुआ दर्पण, ये हुआ F, ये हुआ C और F के बीच रख दो क्या, वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बन जाता है, C और अनंत के बीच। C और अनंत, ये इधर चले जाओगे बहुत दूर तो अनंत हो जाएगा, C और अनंत के बीच यहां पर कहीं प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, मैंने वास्तविक बनाया है। वास्तविक मतलब दर्पण के एक तरफ जिधर वस्तु रखी उधर ही प्रतिबिंब बने तो वास्तविक। उल्टा, उल्टा बनाया है मैंने, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बना लें इस तरीके से, ठीक। यम इसकी वजह से मोर देन वन, जब वस्तु बड़ी होगी तो यह मोर देन वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यम के लिए मैंने फार्मूला बताया था, याद करो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, वस्तु की लंबाई उससे कम है, तो भिन्न में वो भिन्न का मान बड़ा आएगा ही। कोई भी भिन्न है x बटे y, कोई भी मान लो, अगर ये ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, नीचे की वैल्यू छोटी होगी, तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा। जैसे 3/2 कर लो, ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो मान आएगा 1.5। अगर ऊपर की वैल्यू छोटी हो जाती, नीचे की बड़ी हो जाती, तब 1 से कम आती, कितना आएगी, 0.67। 1 से छोटी है तो वही चीज है ना। तो इसका मतलब ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की बड़ी, तो ये 1 से कम आएगा। ऊपर की वैल्यू छोटी इन जगहों पर हो रही थी, ऊपर की वैल्यू क्या है इसमें, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर छोटी हो रही थी, तो इसलिए 1 से कम आ रहा था, ठीक। मैथ की बात है। फिलहाल आगे चलते हैं। अगर पांचवी कंडीशन क्या है, वस्तु को F पर, फोकस पर रख दिया जाए, ठीक। अब मान लो वस्तु को हम फोकस पर लाकर रख दे रहे हैं यहां पर कहीं, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब चला जाएगा कहां, अनंत पर कहीं, है ना, अनंत पर कहीं बन जाएगा, बहुत दूर। वास्तविक बनेगा, वास्तविक क्यों, जिधर वस्तु रखी है, दर्पण के एक तरफ जिधर वस्तु रखी उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। उल्टा मतलब वस्तु ऊपर रखी है तो प्रतिबिंब नीचे बनता है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक। अच्छा, बहुत बड़ा बनेगा तो यम मोर देन 1 हो जाएगा, जब भिन्न में रखोगे तो वैल्यू, ठीक। एक लास्ट कंडीशन और है, उसको भी देख लेते हैं। F और P के बीच, P क्या है, पोल, पोल यानी ध्रुव। अगर F और P के बीच में रख दो, किसको, वस्तु को, ठीक। ये F है, ये था C, ये है P। P मीन्स पोल, पोल मीन्स ध्रुव। अगर F और P के मध्य कहीं रख दो वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे चला जाता है, इधर बनने लगता है, इधर कहीं बनता है, ठीक।
वस्तु दर्पण के इधर रखी है, अवतल दर्पण है ये, इधर कहाँ रखी है, F और P, F मीन्स फोकस बिंदु और P मीन्स पोल यानी ध्रुव के मध्य रखी है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे दूसरे साइड बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अब देखो यहां पर आभासी आ गया, अभी तक वास्तविक 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 था। क्यों? क्योंकि जिधर वस्तु रखी थी उधर ही प्रतिबिंब बन रहा था। अब आभासी बन रहा है, क्यों? क्योंकि वस्तु जिधर रखी है उसके दूसरे तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक ऐसे ही समतल दर्पण में था, जिधर आप खड़े रहते हो, इधर दर्पण है तो दर्पण के दूसरी तरफ पीछे के साइड आपका प्रतिबिंब दिखता है, तो आभासी होता है। ठीक, तो आभासी होगा, सीधा होगा। पहली बार सीधा प्रतिबिंब बना है, यहां पर देख लो, ऊपर की तरफ आपने वस्तु रखी है तो ऊपर की तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बनता है, दिख रहा होगा, वस्तु से बड़ा, जब बड़ा होगा तो m इज मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये चीजें होती हैं। इसको चार्ट को बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर इस चार्ट से, है ना। चार्ट की कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखो, आभासी प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन में बनता है, अवतल दर्पण की बात चल रही है, हर जगह वास्तविक 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 बनता जा रहा है। देख लो, यहां पर भी वास्तविक बना, यहां पर भी वास्तविक, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। केवल एक कंडीशन है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बना, वो कंडीशन कौन सी है? जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखोगे तब। ठीक, यहीं पर रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बाकी हर जगह उल्टा 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 प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनाने की एक ही कंडीशन है, वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखो। ठीक, ये दो खास बातें हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज, अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? किरण पास करनी पड़ती है। ठीक, एक देख लो कहीं पर, यहां पर बता दे रहा हूं, जैसे ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये हुआ इसका फोकस, ये हुआ C। पहली कंडीशन ले लो, मान लो वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर कहीं वस्तु रखी है यहां पर। अब देखो, अनंत से दो किरण लेकर आओ, एक किरण लेके आए, दूसरी किरण लेके आए, ये आई। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लाना पड़ेगा, कहीं से भी दो किरण लाना पड़ेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कम से कम, ज्यादा चाहे जितना लाओ। अब अनंत पर वस्तु रखी थी, दो किरण लेके आए। किरण मैंने बताया था जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? यहां से। ठीक, यहां से, यहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, जहां परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। कहां काट रही हैं? फोकस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। वही चीज यहां पर बताई भी गई है, जब वस्तु को अनंत पर रखोगे तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से सबके लिए बना सकते हो प्रतिबिंब। चलो एक और बना ले रहे हैं, बाकी आप बना किसी का सकते हो। मान लो अनंत और C के बीच में रखा है, इस तरीके से देख लो, ये है F, ये है C, यहां बहुत दूर चले जाओगे अनंत मिलेगा। मान लो यहां पर प्रतिबिंब रखा, सॉरी वस्तु रखी है। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बोल दिया जाए तो चलो एक किरण लेके जाओ इससे समांतर, समांतर ले जाओगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ये गुजरी। ठीक, एक किरण और ले जाओ, यहीं से लेके जाओ, फोकस से पास करो। ठीक, कम से कम दो किरण चाहिए। अब एक किरण समांतर ले गए तो एक किरण फोकस से ले जाना पड़ेगा। तीन जगह से पास कर सकते हैं, या तो समांतर ले जाएं, या तो फोकस से ले जाएं, या तो वक्रता केंद्र से ले जाएं। कोई भी दो रास्ता आप चूज कर सकते हो। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? ये समांतर जाएगी। ठीक, ये निकल गई। देखो, परावर्तन के पश्चात दोनों कहां काट रही हैं एक दूसरे को? यहां पर। क्या यहीं पर बताया गया है प्रतिबिंब का बनना? देख लो, अनंत और C के बीच रखोगे तो F और C के बीच बनेगा, F और C के बीच बन रहा है।
वास्तविक बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा। उल्टा बनेगा, देख लो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा बनेगा, देख लो छोटा बन रहा है। इतनी बड़ी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। किसी का भी आप प्रतिबिंब बनाना चाहो बना लेना, नियम वही है। 2 किरण कम से कम वहां से प्रकाश की किरण पास करनी होगी, और 2 अलग रास्तों से। ये नहीं दोनों समांतर ले जा रहे हो, या है ना, अनंत पर रखी है तो वो फिक्स है, वो हमेशा समांतर ही आएंगी। अनंत को छोड़कर बाकी और कहीं रखोगे तो 2 किरण पास करनी होगी। परावर्तन के पश्चात जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, सबका बना सकते हो आप। फिलहाल के लिए मैंने चार्ट बना लिया है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। चलिए, अवतल दर्पण से आपने प्रतिबिंब बना लिया। अब उत्तल दर्पण से बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। एक ही कंडीशन है यहां पर। क्यों? क्योंकि वस्तु की स्थिति कहीं पर रखी जाए। वस्तु की स्थिति क्या है? कहीं पर रखो, है ना। ये उत्तल दर्पण है, वस्तु यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, अनंत पर रख दो, हम तो कह रहे हैं, है ना। कहीं पर रखोगे इधर बनेगा प्रतिबिंब। इधर मतलब ये हुआ उत्तल दर्पण। इधर का क्या मतलब है? दर्पण के पीछे प्रकाश किरण इधर से आती है तो ये दर्पण के आगे का पार्ट हुआ। आप वस्तु कहीं रखोगे, दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे हमेशा कहीं पर भी वस्तु रखो, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी क्यों होगा? क्योंकि वस्तु जिधर है उधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसके दूसरी तरफ बन रहा है। सीधा बनेगा, सीधा मतलब वस्तु ऊपर की तरफ रखी है तो प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमेशा का नियम है, एक ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में। ठीक, अच्छा, ये तो हुई बात। अब एक चीज कहते हैं, समझते हैं, V और U, जो अभी मैंने बताया था कि चलो प्रतिबिंब बनाने के बाद देखते हैं। V क्या है, U क्या है? ये है ध्रुव से, ये भी है ध्रुव से। एक होती है प्रतिबिंब की दूरी, एक होती है वस्तु की दूरी। कौन होती है? देखो इस तरीके से याद करना, नहीं तो हमेशा भूल जाते हैं लोग। दर्पण है, ठीक, दर्पण से ये तुम खड़े हो, यू मीन्स तुम, तो मतलब दर्पण से तुम्हारी दूरी, यू दर्पण से तुम्हारी दूरी। तुम क्या हो? वस्तु हो, तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यू क्या हुआ? ध्रुव से तुम्हारी दूरी, यानी वस्तु की दूरी। इस तरीके से याद कर सकते हो। और अगला क्या हुआ? ध्रुव से दर्पण, सॉरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। V होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी। U मतलब तुम खड़े हो दर्पण के सामने तो तुम वस्तु हो, ठीक, तो U होती है वस्तु की दूरी। अब दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? 1/V प्लस 1/U, 1/U बराबर 1/F। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये फार्मूला होता है। ये क्यों होता है? देखो, जैसे उन्होंने कहा कि हमने अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और C के बीच में वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वो तो बता रहे हैं, वो तो आप बता सकते हो। अगर उन्होंने दूरी के बारे में बात की तब उन्होंने कहा इतनी दूरी पर वस्तु रखी है और फोकस दूरी इतनी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन करके देख भी लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा कि F बराबर -5 सेंटीमीटर है, ठीक। माइनस क्यों लिख रहे हैं? अब एक चीज यहां समझने वाली है। एक देखो उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब जरा आप समझो, किसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, किसकी ऋणात्मक होगी, समझ सकते हो। नियम आपने पढ़ा है, प्रकाश किरण इधर से आप डालोगे, ठीक, दूरियां ध्रुव से नापोगे। अब चलो इसकी
फोकस दूरी यहां तक होगी, वक्रता त्रिज्या यहां तक होगी। नापने में आप क्या प्रकाश की दिशा में जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो। यहां से नहीं नाप सकते आप, ध्रुव से ही नापोगे। ध्रुव से नापने में आप विपरीत दिशा में आ रहे हो, कहां, अवतल दर्पण में। जब विपरीत दिशा में आ रहे हो तो यफ जो होगा वो माइनस यफ लिखा जाएगा, आर जो होगा वो माइनस आर लिखा जाएगा। तो अगर फोकस दूरी माइनस में है तो हमें पता चल जाएगा वो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। यहां पर जरा देखो, ये हुआ ध्रुव, ध्रुव से फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या। प्रकाश किरण भी बाएं से दाएं चलती है, दिशा प्रकाश की दिशा में ही हम दूरी नाप रहे हैं तो धनात्मक होगी। यहां पर यफ जो होगा वो धनात्मक होगा, सी जो होगा वो भी धनात्मक होगा। तो कहीं पर यफ दिया है, सी दिया, अगर वो धनात्मक दिया है तो मतलब उत्तल दर्पण है, अगर ऋणात्मक दिया है तो वो अवतल दर्पण है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा एक कोई दर्पण है, उसका यफ बराबर -5 है। माइनस देखते ही हमें समझ में आ गया अवतल दर्पण है। उन्होंने कहा वस्तु को रखा हमने u बराबर -10 पर, ठीक। अब कह रहे हैं v बराबर बताओ। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। यानी अब ये संख्या के हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक दर्पण है जिसका यफ बराबर -5 है, u बराबर -10 लिया है। मतलब हमने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो अब प्रतिबिंब की दूरी बताओ, फार्मूला लगा लो, बस आ जाएगा आंसर। 1/v + 1/u बराबर 1/f। फार्मूले में चिन्ह के साथ रखनी है वैल्यू, 1/v निकालना है प्लस 1/u -10 बराबर 1/f -5, ठीक। इसको सॉल्व करोगे 1/v बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लो, 1/10, 1/10, ये तो पता होगा मैथ में, ये माइनस ऊपर जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, बराबर -1/5। इसको उधर ले जाओ, 1/v बराबर 1/10 -1/5, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाए। इसको घटा लो, घटाओगे कितना आएगा, 1/v बराबर 10 1 -2 बराबर -1/10। तो ये 1/v है, उल्टा कर दो, v बराबर -10। आंसर आ गया आपका, ठीक। ये तो हुई संख्या के मान से। एक चीज कंफर्म कर लो, जो हमने चार्ट में पढ़ा था क्या वो सही लग रहा है, यहां पर देख लो। उन्होंने कहा कि फोकस दूरी -5 है, ठीक। तो अगर 10 पे रख रहे हैं तो ये कौन सा बिंदु हो सकता है, जरा सोचो। फोकस दूरी का दुगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, होता है कि नहीं होता, होता है। वक्रता त्रिज्या जहां पर होती है, देख लो, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है। ये अगर 5 होगी तो वक्रता त्रिज्या 10 होगी। अगर 10 सेंटीमीटर पर रखा है मतलब वस्तु को यहां पर रखा है। आपने चार्ट में पढ़ा होगा कि अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देख लो, u उन्होंने दिया था -10, भी आ रहा है -10, यानी कि वस्तु वहीं पर बन रही है। वहीं पर मतलब वक्रता केंद्र पर भी बन रही है। तो चार्ट से भी वही चीज है, सवाल से भी वही चीज है। कभी चार्ट से पूछते हैं, कभी सवाल से पूछते हैं। सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान देना केवल चिन्ह का, ठीक। इतना देखिए आप। चलिए, यहां तक हमने सीख लिया है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो तीनों दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, कौन सा दर्पण कहां उपयोग होता है, ठीक। बाकी ये जो फॉर्मूला आपने देखा है इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पे और क्वेश्चन किया जाएगा। एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, आप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता दूंगा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आपसे, ठीक। अच्छा, बाकी इसको जो भी आपने पढ़ा है इसको ढंग से रिवाइज कर लेना और वीडियो देख के नोट्स बना लेना, तभी चीजें पक्की रहेंगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।